स्टूडियो में मेरे साथ आराधना मौजूद है। आराधना से आप सभी परिचित हैं। लगातार रुचिका के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। रुचिका की दोस्त हैं, उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त की ये पूरी वारदात है। और आनंद प्रकाश गुप्ता जी को अभी ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे, उन्होंने सीबीआई के बारे में कुछ बातें कही। आराधना के पिता हैं, आप दोनों का स्वागत है। और ये लंबी लड़ाई, मुझे लग रहा है अभी मीडिया में लगातार आपके चक्कर लग रहे हैं और मीडिया के थ्रू अब आपकी आवाज बुलंद हो रही है। सबसे पहले तो गुप्ता साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, आराधना से लगातार बात हो रही है। आराधना आनंद प्रकाश जी आनंद प्रकाश जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि मीडिया से वो मदद मिल पा रही है जो पहले मिलनी चाहिए थी, या फिर वो मदद जिससे अब रुचिका को इंसाफ मिल पाएगा, जो हमारी मुहिम है रुचिका को इंसाफ? इस मुहिम को जो इस वक्त टेम्पो मिला है वो बिल्कुल मीडिया की वजह से मिला है। और कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, अगर ये इतना हल्ला, इतने शोर, इतनी आवाज बुलंद अगर उस वक्त होती तो रुचिका आज हमारे बीच में जिंदा होती। तो इसका मतलब है इम्पैक्ट पड़ा है और ये मुहिम बहुत आगे बढ़ी है और मुझे लगता है कि अब इसमें टोटल इंसाफ होके रहेगा। आराधना, इतना लंबा 90 से 93 से 2000 से 2009 ये जो पीसेस में पूरी जांच पड़ताल चलती रही, इसमें आपने तो हिम्मत खो दी होगी। एक समय तो आपको लगा होगा अब कुछ नहीं हो सकता। जब ये शुरू हुआ था तब तो मैं सिर्फ 13 साल की थी, तो मम्मी मतलब माता पिता जी ने इन्होंने ही किया है सब कुछ। और जब मैं 18-19 साल की, जब मुझे समझ आने लगा लीगैलिटीज, तब से मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। और लेकिन अभी बस ये मेरा रोल ये था कि उस वक्त की मैं रोज देख रही थी कि रुचिका और उसकी फैमिली किस तरह चिल करके मर रहे हैं और राठौर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा था। तो आई हैड इनफैक्ट क्वेश्चन फॉर माई पेरेंट्स कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ जो हम लोग जिसके खिलाफ खड़े हुए थे, हमारे साथ तो बुरा होता जा रहा है जी। और जिसने गलती की उसको कोई सजा नहीं मिल रही। तो मैं उस वक्त बस मेरे दिमाग में यही होता था कि पुलिस ऑफिसर हमारी सिक्योरिटी के लिए होते हैं कि हमें तंग करने के लिए होते हैं। तो जी। आनंद प्रकाश जी, अभी ब्रेक से पहले हम दर्शकों को सुनवाया, आप जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो आपने सीबीआई जांच पर कई सवाल खड़े किए हैं। किस तरह की भूमिका आपको लगता है जांच एजेंसी की उस वक्त रही है? पुलिस का तो जैसा अभी आराधना ने कहा उससे बहुत साफ है कि पुलिस की क्या भूमिका रही थी। क्या वो बातें सबके सामने हो गई? पुलिस का आला अधिकारी किसी मामले में लिप्त हो तो उसमें पुलिस का छोटा, तो मेरे साथ तत्कालीन गृह मंत्री संपत कुमार जी भी कुछ देर पहले थे और उन्होंने हेल्पलेस अपने आप को बताया। उनका कहना था मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते थे तो मैं क्या कर सकता था। उन्होंने खुलकर बात कही है। तो पुलिस क्या कर सकती थी ये तो साफ है, लेकिन सीबीआई की भूमिका आपको कैसे संदेहास्पद लगती है? शुरू में जब सीबीआई के आईओ हमारे पास आए और उनके चार्जशीट के बाद जो ये वकील उनके आए, मेरा उनसे झगड़ा हुआ कि भाई इसमें 306 लगनी चाहिए, इसमें ये एविडेंस है, इसमें ये एविडेंस है। लेकिन उन्होंने ये कह के अपनी मजबूरी जताई कि जो कंप्लेंट हमने एफआईआर की है वो रुचिका के फादर और हमारे दस्तखतों में जो हुई थी वो 12/8/90 के इंसिडेंट के बारे में थी और एफआईआर भी उसी पे हुई है। और उसके बाद में जो 12/8/90 के बाद और 3/1/2000 तक, जब तक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई थी, तो उन्होंने जो फोकस रखा वो सिर्फ 354 पे रखा, ना कि उन चीजों पे जो कि उसके बाद घटित हुई, जिसमें राठौर ने रुचिका के भाई के खिलाफ मुकदमे बनाए, रुचिका के खिलाफ मुकदमे बनाए, रुचिका के फादर के खिलाफ मुकदमे बनाए, हम सब के खिलाफ मुकदमे बनाए। और उसमें भी क्या क्या चीजें, चोरी, डकैती, कातलाना हमला, क्रिमिनल डिफेमेशन, सिविल डिफेमेशन और ना जाने एक आदमी के खिलाफ 11-11, 12-12 मुकदमे अलग अलग कोर्टों में डाले, अम्बाला में, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, हाई कोर्ट में। और वो ये चाहता था कि ये लोग तंग आके पीछे हट जाएं। और हमें कोई भी सरकार आई, सबने ये धमकी दी, उनके अफसरों ने, चाहे वो कमिश्नर एग्रीकल्चर थे और चाहे वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड थे, कि अगर आप राठौर की मदद नहीं करोगे और ये केस वापस नहीं होगा तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे। और फाइनली जिस वक्त ये इंक्वायरी चल रही थी सीबीआई की, तो सीबीआई ने लिखा भी और हमने कंप्लेंट भी किया कि राठौर हमारे विटनेसेस को बयान देने नहीं दे रहा है। सीबीआई ने 4-5 बार गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को लिखा कि इसको हटाओ, ये ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर शांता कुमार जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी लिखा उस वक्त कि इसको हटाओ और ये ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन इसको नहीं हटाया गया। और पूरी इंक्वायरी इसके दौरान हुई, जिसकी वजह से आशु मल्होत्रा का बयान नहीं आया, जो कि अहम बयान था।
फिर उन पुलिस अफसरों का जिन्होंने आशु गिरोत्रा को तंग किया, हमें तंग किया, और उन अफसरों का नाम भी नहीं आने दिया जिन्होंने हमें कंटिन्यूसली तंग किया था, जिससे ये इंक्वायरी इनकम्प्लीट मानी जाएगी। लेकिन जब हमने इसके बारे में कंप्लेंट करी तो स्पेशल जज सीबीआई अंबाला ने इसमें 306 की धारा ऐड कर दी। और जिस वक्त ये केस हाई कोर्ट में गया और हमने इसको वेहेमेंटली लड़ा तो सीबीआई ने सीधे इस तरह कह के पीछा छुड़ा लिया कि हमारा केस 354 का है, हमारा इसको ना अपोज करने का इरादा है और ना ही इसको सपोर्ट करने का इरादा है। वहाँ उतनी मजबूती से पूरे मामले को या 306 की धारा को ऐड करना इतनी मजबूती से नहीं रखा गया जितना रखा जाना चाहिए था। आराधना, आशु का जिक्र अभी आनंद प्रकाश जी ने किया है। पिता तो आ गए सामने, एससी गिरोत्रा साहब बहुत डरे हुए थे, खौफजदा थे। वकील साहब पंकज भारद्वाज साहब से जब बात होती तो वो भी बताते हैं कितना डरे हुए थे कि फोन पर ही बात करते थे। वो धीरे धीरे उनकी हिम्मत बढ़ रही है। आशु कहाँ है, अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं, क्या अभी भी उनके अंदर डर है या किस तरह की? हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि राठौर जिसने उन्हें इतना प्रताड़ित किया, उन्हें जेल में रखा गया और उनका कोई कसूर भी नहीं था। उन्हें 2 महीने जेल में रखकर पीटा गया, मारा गया। पहले भी उन्हें पुलिस उठा के लेके गई, कई बार और छोड़कर गई पीट कर। तो आप देखिए वो मतलब वो उस उम्र में से 15 साल के थे और वो जिस चीजों से निकले हैं उसका उनके माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ा है और उनकी जो यूथ थी, करियर सब बर्बाद हो चुका है। अब आज वो एक शादीशुदा है, उनकी एक लड़की है। आप बताइए जिसने वो सब सहा है वो कैसे सामने आ जाए जब वो देख रहा है कि राठौर को गिल्टी ठहराया है कोर्ट ने, तब भी वो हंसता हुआ निकल रहा है और वो हंसते हुए ये कह रहा है कि मैं अपील करूंगा, यानी कि मैं छूट जाऊंगा। तो वो कैसे आएगा बाहर? आपकी हिम्मत कैसे बनी रही उस वक्त, क्योंकि अब तो काफी समय हो गया, तब भी रुचिका के सगे भाई के जहन में इतना डर है कि उन्होंने झेला है। उस वक्त आप लोग भी ये सब झेल रहे होंगे, धमकियां, या कम से कम डर तो होगा, आपको पता होगा सिस्टम का कैसा इस्तेमाल वो रुचिका के परिवार के खिलाफ कर रहा है, आप लोगों के खिलाफ भी कर सकता है। उस वक्त आप लोगों ने किया है, किस तरह की परेशानी आपको हुई और उस वक्त आप लोगों ने कैसे? हमें थ्रेटनिंग कॉल्स आने शुरू हो गए थे, हम लोगों के खिलाफ केसेस बने। मैं सिर्फ 13 साल की थी और मेरे खिलाफ थेफ्ट और पता नहीं कितने केसेस उन्होंने बनाए हैं और क्रिमिनल डिफेमेशन रुचिका और इसके खिलाफ, दोनों के खिलाफ बने हुए हैं। और लास्ट में जब हमने बिल्कुल क्या दिया भी हम पीछे नहीं हटेंगे, 22 जून 2000 को जब ये इंक्वायरी चल रही थी सीबीआई की, कमिश्नर एग्रीकल्चर मिस्टर नसीम अहमद को सरकार के हेड ने बुला के कहा कि या तो आनंद प्रकाश को कहो कि इसकी मदद करो, नहीं हरामजादे को नौकरी से बाहर कर दो। और ये बात मेरे को नसीम अहमद कमिश्नर एग्रीकल्चर ने बुला के कही, या तो आप आज ये कंप्लेंट वापस लो और सबको पीछे हटाओ, नहीं आज हम आपको नौकरी से बर्खास्त करते हैं। मैं कहा जी मैं अपनी लड़कियों की ऑनर के सामने नौकरी को लात मारता हूँ, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। और उन्होंने उसी वक्त मेरे हाथ में मेरा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का चिट्ठी पकड़ा दी और हमने कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया कि सुबह हमारे एग्रीकल्चर कमिश्नर ने बुला के कहा कि राठौर की मदद करो, नहीं तो मैं आपको यहाँ से नौकरी से निकाल रहा हूँ। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्या कुछ होता रहा, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।